हेलो कैंडिडेट्स। एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी सेट और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू के लिए आईकेएस सीरीज़ के आज के हमारे गणितज्ञ हैं भारती कृष्ण तीर्थ, और ये हमारे अंतिम गणितज्ञ हैं। इसके बाद ये सीरीज़ जो है यहीं पे कंप्लीट हो जाएगी और हम नया जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। और नया यूनिट मैं बता चुकी हूँ पहले ही, हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अगर उसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन हो कि नहीं ग्रुप थ्योरी नहीं कोई दूसरी यूनिट, तो हम वो भी कर सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन तो ग्रुप थ्योरी या फिर हम कर सकते हैं वेक्टर कैलकुलस, क्योंकि वो वर्ग 1 में भी है। वेक्टर कैलकुलस में जो वेक्टर कैलकुलस के सब समीकरण गुण हैं, कर्ल, डाइवर्जेंस, स्टॉक ग्रीन, गॉस थ्योरम, ये तो आप अगर जो आप सजेस्ट करें वो, नहीं तो फिर मैं ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करूँगी। बाकी आज के हमारे जो गणितज्ञ हैं वो है भारती कृष्ण तीर्थ, मॉडर्न इंडियन मॉडर्न मैथमेटिशियन कह सकते हैं हम। साथ ही बहुत ही अपने धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति, शंकराचार्य रहे हैं। पिछले अभी जो 2024 का असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें ये क्वेश्चन भी था कि निम्नलिखित में से कौन गणितज्ञ है जो शंकराचार्य भी रहे हैं। तो भारती कृष्ण तीर्थ, इन्होंने वैदिक गणित जो वेद में जो गणित दी गई है अथर्ववेद में जो 16 सूत्र दिए हैं वैदिक गणित के, उनको लेके और वैदिक गणित नाम की एक बुक इन्होंने निकाली। अभी भी अब तो शायद उतना उस पर फोकस नहीं करते, लेकिन पहले जो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल थे उनमें वैदिक गणित को बहुत अच्छे से प्रमोट भी किया था, पढ़ाया भी जाता था। और क्योंकि उसमें क्विक ईजी जो जोड़ने घटाने की जो मेथड्स होती हैं वो हैं, तो आसानी से बड़ी संख्याओं को जोड़ना गुणा किया जा सकता था। इनका जन्म जो है 1884 में हुआ था, और ये पुरी मठ के 143वें शंकराचार्य थे। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे, क्योंकि ये उसी समय इनका 1960 में निधन हुआ है। तो 1984 से 1960 के बीच में उस समय बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहे थे, तो उन्होंने भी अपना योगदान इसमें दिया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले गणितज्ञ कौन है, तो वो भी भारती कृष्ण तीर्थ। तो इनका अगर आपको जन्म का क्रम याद है तो आप इजीली बता सकते हैं। साथ ही मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं इसके अलावा जो फील्ड मेडल और एबेल मेडल है उसके बारे में भी आपसे डिस्कस करूँगी। तो वो भी मैं तो फील्ड मेडल जो है उसका स्टार्ट जो है 1936 में हुआ है, और ये सर जॉन चार्ल्स के सम्मान में, जो कि कनाडा के रहने वाले थे, उनके सम्मान में फील्ड मेडल दिया जाता है। फील्ड मेडल जो है वो गणित का नोबेल है। वैसे एबेल भी बहुत प्रेस्टिजियस, बहुत बड़ा पदक है, बहुत बड़ा मेडल है, बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन फील्ड मेडल को सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है गणित की जो कैटेगरी है उसमें। 4 साल में एक बार दिए जाने वाला सम्मान है। आपकी आयु 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले ये है जो फिनलैंड के गणितज्ञ थे लॉर्ड्स अल्फोर्स, उनको दिया गया था, और अमेरिकी गणितज्ञ जेसी डगलस, 2 लोगों को दिया गया था। पहली महिला ईरानी महिला है 2014 में, इनको मरियम मिर्जवानी, इनको भी फील्ड मेडल दिया जा चुका है। इसके अलावा 2 इंडियन, मंजुल भार्गव और अक्षय वेंकटेश, को भी फील्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। तो जो गणित की फील्ड में काम कर रहे हैं एक्चुअली में उनको इस और ध्यान देना चाहिए। एक्सीलेंस बनना है, अगर फील्ड मेडल चाहिए तो रिसर्च में अच्छे करने की कोशिश करनी चाहिए, मिल सकता है हम लोगों को भी। एबेल मेडल, एबेल जो है वो गणितज्ञ एबेल की स्मृति में ही दिया जाता है, जो नॉर्वे की गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है, और ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। यह 2003 से प्रारंभ किया गया, जबकि स्थापना 2001 में ही हो गई थी। भारतीय गणितज्ञ श्री SR श्रीनिवास जी को भी प्रायिकता के सिद्धांत के लिए यह पदक दिया जा चुका है। तो
ये दो जो है मेन गणित की क्षेत्र में दिए जाने वाले दो मेडल हैं। एक तो फील्ड मेडल है और एक है एबल। तो दोनों की बारे में से 2025 का भी आ गया है, 2025 में भी प्राप्त हो चुका है। एबल मेडल तो मिल चुका है, अभी मेरे को नाम उनका याद नहीं आ रहा है, बाकी आप उसको गूगल कर लीजिएगा। और ये क्योंकि नोट्स आप इस तरह से बना सकते हैं और इसको ही फिर आप आगे उसमें लिख सकते हैं कि 2025 में किसको मिला है एबल मेडल, क्योंकि एबल मेडल हर साल दिया जाता है और फील्ड मेडल जो है वो प्रत्येक 4 साल में दिया जाता है। और भारती कृष्ण तीर्थ के बारे में छोटी सी जानकारी है ये, और भी जानकारी है लेकिन इतनी जो है वो मुख्य जानकारी है, इनसे आप इनकी प्रोफाइल समझ सकते हैं कि ये है। इसके अलावा भारती कृष्ण तीर्थ जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने 7 विषय से पोस्ट ग्रेजुएट थे वो, और काफ़ी उन्हें लैंग्वेजेस, इंग्लिश तो आती थी, हिंदी, संस्कृत और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स और संगीत भी। तो इन्होंने काफ़ी विधाओं को अपने जीवन में सीखा था, काफ़ी सब्जेक्ट इन्होंने पढ़े हुए थे, तो स्कॉलर थे ये भी। तो आज के लिए इतना ही, और हम अब अगली जो सीरीज़ है वो उसमें हम मेन सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो उसमें मैं आपको जितने भी नेम थ्योरम है ग्रुप थ्योरी के, पहले तो ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप में क्या क्या है वो आपको बताने का रहेगा, क्योंकि अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ से पढ़ लें, वहाँ से पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, वो भी पढ़ लें, और सिलेबस जो कि बोर्ड ने दिया हुआ है वो छूट जाता है और हम पता नहीं क्या ही पढ़ते रहते हैं, यहाँ वहाँ पढ़ते रहते हैं। एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा है ना, यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंटेंट है, ये भी नहीं पता कि कहाँ से कंटेंट कितना कंज्यूम करना है, तो करते रहते हैं कंज्यूम, लेकिन सिलेबस में जो है वो नहीं देखते। मैं तो अगर कोई मतलब मैं आप लोगों को सलाह देना चाहूँगी कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, वर्ग 1 गणित, इवन वर्ग 2 गणित, वर्ग 3 गणित, या किसी भी KVS, नवोदय, EMRS किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले आप उसका सिलेबस निकाल के, या तो आप उसको निकाल लें, वैसे तो निकाल लेना, प्रिंट निकाल लेना ईजी होता है, लेकिन प्रिंट निकालने से मैं जो करती हूँ वो ये है कि मैं सिलेबस ऑनलाइन देख के और सिलेबस लिखती हूँ, तो मुझे याद होता है कि पहली यूनिट में क्या है, दूसरी में क्या है, कितनी यूनिट है, और कौन सी यूनिट जो है वो मुझे पहले से ही बहुत अच्छे से आती है, और कौन सी में मुझे एफ़र्ट डालना है। और देखिए, अगर आपको प्रोफेसर के लिए ही पढ़ना है तो आप पूरी 10 यूनिट में तो पारंगत नहीं हो सकते, आप चाहें तो 1 या 2 यूनिट पूरी तरह छोड़ भी सकते हैं कि ये 2 यूनिट हमें बिल्कुल नहीं पसंद है, हमने BSc MSc में भी नहीं बनती थी, अभी भी हमें इनमें कुछ नहीं समझ आ रहा है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि 2026 का एग्ज़ाम भी आ ही गया है, 12 जुलाई को है 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इतना कोई टाइम अपने पास है नहीं। तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपको 8 यूनिट बहुत अच्छे से आती हैं तो आप वो कर लें, बहुत अच्छे से उनको कर लें, उनमें से कुछ भी ना, आप ऐसा ना हो कुछ मतलब कुछ भी ना छूटे आपसे, सब बने, और 2 यूनिट आप छोड़ सकते हैं, या फिर आप कोई टॉपिक भी इस तरह से कट कर सकते हैं। तो जब आप सिलेबस लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक आपका बेस्ट है, कौन सा टॉपिक आपसे अच्छे से बनता है, तो आप उसको लिख लें, उसको हाईलाइट कर लें कि ये टॉपिक मेरे हो गए हैं और इतनी इतनी बात रिवाइज़ हो गए हैं, क्योंकि रिवीज़न तो करना ही पड़ेगा। खैर, रिवीज़न का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पढ़ें बार बार, रिवीज़न का मतलब है कि आप बार बार क्वेश्चन लगाएं, कि हमारे सब्जेक्ट में तो प्रैक्टिस ही सब कुछ है, बार बार सवाल करने पड़ते हैं, नहीं तो हम ईज़ी से ईज़ी फार्मूला भी उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो 2-3 घंटे का ही पेपर है, उसमें हमें फार्मूला हम दिमाग में हमारे कुछ और होता है और हम पेपर पे कुछ और लिख रहे होते हैं। अगर प्रैक्टिस होती है तो ऐसा नहीं होता है, जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, पर जिसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती है उसका तो ज़रूर फंबल होता है वहाँ पे, कि दिमाग में हमें फार्मूला कुछ और है और हमने वहाँ पे कुछ और लिख दिया, हमारा आंसर कुछ और आया और OMR पे हम कुछ और ही गोला लगा के आ गए। तो ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे अभी से, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है, जुलाई में 12 जुलाई को एग्ज़ाम है,
और जैसा कि रिकॉर्ड MPPSC अपना सुधारने की कोशिश कर रही है, उस हिसाब से तो शायद वो लेगी 12 जुलाई को। तो 12 जुलाई को आपका मैथमेटिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, और इंटरव्यू वालों का इंटरव्यू तो अभी हो जाएगा, मे बी मार्च तक, क्योंकि 2024 के इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक सभी को। कल से हम नया जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।